दौलतपुर गांव में रहने वाली झुमरी दोपहर की कड़ी धूप में गांव के सभी घर से कपड़े की पोटली इकट्ठी करके अपने घर पहुंचती है, जहां उसका धोबी पति खाट पर खर्राटे लेकर चैन की नींद सो रहा था। तभी कपड़ों की पोटली को झुमरी जमीन पर पटक देती है। हा, जरा देखो धोबी महाराज को, कैसे टांगे पसारे अब तक बिस्तर पर पड़े हैं। अरे ओ आलस के मारे धोबी प्यारे, जरा उठने का कष्ट कर लो। गहरी नींद में सोए लल्लन धोबी के कान में भला कहाँ झुमरी की बात जाती। वो एक बार फिर करवट लेकर खर्राटे लेता है तो झुमरी गुस्से में खिड़की का पर्दा हटा देती है, जिससे सूरज की किरण सीधा लल्लन के चेहरे पर पड़ती है और वो अंगड़ाई लेते हुए जागता है। सुबह हो गई क्या झुमरी? नहीं धोबी महाराज, अभी तो आधी रात हो रही है। अरे दोपहर के 12 बज गए हैं, कितने आलसी हो गए हो, नाश्ता करके फिर से सो गए। अरे मैं पूछती हूँ, काम धंधे का कुछ ध्यान है भी या नहीं? काम तो जिंदगी भर ही करना है भाग्यवान। और क्या बात हो गई, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम पति कम, आलस से जानवर ज्यादा लगते हो। अभी उठो और काम धाम में मेरी कुछ मदद कर लो और सारे कपड़े घाट पर ले जाकर धो दो। ललन कपड़ों का ढेर देखकर भौचक्का रह जाता है और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पे, इन सबको आज ही धोना जरूरी है क्या? आज नहीं तो क्या अगले जन्म में धोगे? अरे समय से धोकर कपड़े पहुँचाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे ना। चलिए लेकर जाइए इन्हें घाट पर। हाँ लेकर जाता हूँ। तभी ललन सीटी बजाता है तो उसका गधा गबरू घंटी बजाते हुए घर के अंदर आता है और कपड़े की पोटली को अपने मुंह में उठाकर अपनी पीठ पर लाद लेता है। उसे देखकर झुमरी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पालते हैं, लेकिन तुमने ये गधा क्यों पाला है? इसलिए ताकि ये गधा मजदूरी करे और मुझे आराम मिलता रहे। अरे आराम हराम होता है, ये बात कब समझोगे तुम? बस भी करो, तुम्हारा भाषण सुनता रहा तो धोबी घाट जाने में देर हो जाएगी और ये कपड़े समय से धुल नहीं पाएंगे, इसलिए अब मुझे जाने दो। अरे रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने रोक रखा है। अरे जाइए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा है? लल्लन धोबी अपने गधे गबरू के साथ घाट पर जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ लल्लन धीमी धीमी चाल में घाट की ओर बढ़ता है तो वहीं उसका गधा गबरू तेजी दिखाते हुए उससे पहले ही जाकर सारे कपड़े घाट पर पहुँचा देता है। घाट पर पहुँचकर लल्लन एक जगह आराम से बैठ जाता है और हाफते हुए कहता है, घर से घाट पैदल चलकर आने में तो मैं थक ही जाता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कपड़े धोना शुरू करूँगा। इतना कहकर आलसी लल्लन कपड़े धोने की जगह घाट पर बैठकर आराम करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उसका गधा गबरू उसे सोते हुए देखकर कपड़े की पोटली अपने मुंह से खोलता है और सारे कपड़े मुंह से उठाकर घाट के पानी में डालता है। उसके बाद कपड़ों को मुंह से उठाकर पटक पटक कर सुखा भी देता है। उसी समय घाट पर टहलता हुआ एक आदमी आता है और सूखे हुए कपड़ों को चुराने की कोशिश करता है तो गबरू गधा उसे जोर से लात मारकर भगा देता है। कुछ ही देर में जब ललन सोकर उठता है तो सारे कपड़े धुले हुए देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, सारे कपड़े धुल गए। बस भगवान ऐसे ही सोता रहूं और सारे काम होते रहे तो कितना अच्छा होगा। तभी उसका गधा गबरू उसके पास आकर ढीचू ढीचू की आवाज लगाने लगता है। अब तुझे क्या हो गया गबरू, भूख लगी है क्या? वैसे इतना सोने के बाद भूख तो मुझे भी लग रही है। जब तक ये कपड़े सूखते हैं तब तक तुझे घास खाने के लिए खेत में छोड़ाता हूँ। लल्लन अपने गधे को खेत में घास चरने के लिए छोड़ देता है और खुद हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी और रबड़ी खाता है। लल्लन का गधा गबरू बड़ा ही चतुर था, लेकिन इस बात की भनक आलसी लल्लन को नहीं थी। गबरू अक्सर लल्लन की जगह घाट पर कपड़े धोकर सुखाया करता और तो और कपड़ों को प्रेस करके लोगों के घर भी पहुंचा दिया करता। समय बीतता है और ऐसे ही चलता रहता है। एक रोज अचानक ही गबरू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो चलने को भी राजी नहीं होता। अरे गबरू, क्या हो गया तुझे? अरे खड़ा हो जा, ये कपड़े घाट पर लेके जाना है। ओहो, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? बेचारा गधा कितना कमजोर हो गया है,
अरे आराम करने दो इसे और तुम जाओ घाट पर। बताओ क्या दिन आ गए हैं, अब गधा आराम करेगा और उसका मालिक काम। इतने कपड़ों का बोझ भला अकेले में कैसे उठाऊंगा भाग्यवान। अरे तुम इंसान हो के नहीं, खाने के समय तो नहीं कहते कि इतना कैसे खाऊंगा भाग्यवान, तो काम के समय पर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्या मुसीबत है। ठीक है, जा रहा हूँ घाट पर, लेकिन कपड़े इस्त्री करके तुम ही लोगों के घर पहुँचाना। अरे पहले जाकर कपड़े धोकर लाओ, उसके बाद कुछ कहना। ललन कपड़ों की पोटली लेकर घाट पर पहुँचता है और कपड़े धोना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अपनी आलस के चलते वो आधे कपड़े ही धोता है और जाकर सो जाता है। कुछ ही देर में चोर आता है और उन कपड़ों में से अच्छे अच्छे कपड़े चुरा कर ले जाता है। दोपहर की शाम हो जाती है, लेकिन ललन के अब तक घर ना पहुंचने के कारण झुमरी बहुत परेशान हो जाती है। अरे इतनी देर हो गई, लेकिन ये अब तक घाट से लौटे क्यों नहीं? अभी कुछ ही देर में कपड़े पहुंचाने का समय भी हो जाएगा। लगता है मुझे ही घाट पर जाकर देखना होगा। झुमरी को परेशान देखकर गधा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में जब झुमरी घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि कपड़े पानी में पड़े थे और ललन आराम से टांग पसार कर सोया था। तभी झुमरी गुस्से में एक लोटा पानी लेकर ललन के ऊपर डाल देती है, तो ललन अचानक से उठ जाता है। अरे अचानक बारिश कैसे होने लगी? बारिश नहीं, आपके आलसपने की हद हो गई है। अरे कपड़े धोने आए थे या आराम फरमाने? वो बात ऐसी है कि कपड़े धोते धोते आँख लग गई भाग्यवान। हे भगवान, क्यों मेरी शादी ऐसे आलसी धोबी से करवा दी? ना दिन का होश होता है और ना रात का, बस सोने के अलावा तो कुछ काम ही नजर नहीं आता है। उसी समय घाट के पास से गुजर रही इमरती वहाँ आ जाती है। अरे झुमरी बहन, काहे को तिल मिलाए रही हो भैया पर? लाओ, मेरे कपड़े धुल गए हो तो मुझे दे दो। कल शहर जा रही है ना, तो इनका सामान बांधना है। माफ करना इमरती बहन, कपड़े आज धुल ही नहीं पाए। अरे क्या कहा? अरे अभी तक कपड़े ना ही धुले। अरे तो मैं क्या इन्हें गंदे कपड़े पहना कर भेजूं? क्या मुसीबत है? छोड़ो, लाओ मेरे कपड़े, मैं जाकर खुद धो लूंगी। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। झुमरी उन कपड़ों में से इमरती के कपड़े ढूंढने लगती है। उसका गधा भी कपड़े ढूंढता है, लेकिन कपड़े कहीं नहीं मिलते, तो झुमरी परेशान हो जाती है। ए जी, इमरती बहन के कपड़े कहाँ हैं? मैंने आपको धोने के लिए दिए थे ना। पता नहीं भाग्यवान, जो भी है यही कपड़े हैं। लेकिन इसमें तो कपड़े है ही नहीं। क्या कहा? कपड़े नहीं है? अरे तो कहाँ गए मेरे कपड़े? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? हे भगवान, कल मेरे इनको शहर जाना है, आज तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर कपड़े ही गायब कर दिए। अब मैं क्या कहूँगी इनको? इमरती बहन, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको आपके कपड़े के पैसे लौटा दूंगी। अरे वो तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। गलती हो गई जो कपड़े धोने के लिए तुम्हें पकड़ा दिए। आज के बाद से तुमसे कपड़े क्या, एक रुमाल तक ना धुलाऊं। इमरती गुस्से में वहाँ से चली जाती है और झुमरी घूरते हुए ललन को देखती है। अरे शर्म करो, आज तुम्हारा गधा तुम्हारे साथ घाट पर नहीं आया तो कपड़े भी नहीं धुले और कपड़े चोरी और करा दिए। इतना तो मैं समझ गई कि तुमसे ज्यादा तो ये गधा मेहनती है। काश मेरी शादी इस गधे से ही होती, तो तुम जैसा गधा तो पल्ले ना पड़ता। चल गबरू, पोटली उठा और घर चल। गधा कपड़ों की पोटली उठाता है और ललन को अपनी पूंछ से मारते हुए आगे बढ़ जाता है, तो ललन अपना हाथ खुजाते हुए कहता है, ये गबरू तो कुछ ज्यादा ही चतुर है, लेकिन मुझे अब से ध्यान रखना होगा, वरना तो झुमरी ताने दे देकर मेरे कानों से खून निकाल देगी। इस घटना के बाद से गांव में बहुत कम लोग ललन धोबी को कपड़े धोने को दिया करते, जिससे उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। तो वहीं गांव के जमींदार के घर उसकी बेटी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। ऐसे में घर में मेहमानों के कारण गंदे कपड़ों का ढेर लग जाता है, तो जमींदार की पत्नी निराश होकर जमींदार से कहती है, अरे सुनिए जी, घर में गंदे कपड़ों का ढेर लग गया है, इसे धोने के लिए किसी धोबी को बुला लेते हैं ना। इतना खर्चा क्या कम है जो अब तुम धोबी बुलाकर खर्च बढ़ाना चाहती हो? अरे तो क्या सारा काम काज छोड़कर मैं सबके कपड़े धोने बैठूं और आप गांव के जमींदार होकर खर्चे से डर रहे हैं? अरे जब खाना बनाने के लिए हलवाई, सजावट के लिए मजदूर रखे हैं, तो कपड़े धोने के लिए धोबी के खर्चे पर क्या सोचना।
ठीक है, मैं रामू से कहकर बुलवा लेता हूँ धोबी को। जाओ तुम बाकी का काम देखो। जमींदार अपने नौकर रामू को ललन के घर भेजता है तो ललन अपने गधे के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मालिक, आपने इस धोबी को याद किया? हाँ ललन, वो बात ऐसी है कि घर में शादी है, इसके गंदे कपड़े जमा हो गए हैं, इसलिए शादी तक हर हफ्ते 2 बार आकर कपड़े धोने के लिए लेकर जाना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, मैं समय समय पर आता रहूंगा कपड़े लेने, आप चिंता मत कीजिए। रामू ढेर सारे कपड़ों को एक बड़ी सी पोटली में लपेटता है और ललन का गधा गबरू उसके सामने आता है तो रामू उसकी पीठ पर पोटली को लाद देता है। अरे वाह ललन, तेरा गधा तो बड़ा समझदार है। क्या नाम है इसका? हाँ मालिक, सब ऐसा ही कहते हैं, मैं प्यार से इसे गबरू ही बुलाता हूँ। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ और कल ये सारे कपड़े धोकर ले आता हूँ। हाँ बिल्कुल जा, और हाँ ध्यान रहे कोई भी कपड़ा फटना या गायब नहीं होना चाहिए, वरना पैसे तो तू भूल जाना। अरे नहीं मालिक, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। ललन गधे के साथ वहाँ से चला जाता है। जब झुमरी को पता चलता है कि गांव के जमींदार के घर से काम मिला है तो वो बहुत खुश होती है। साथ ही ललन को समझाते हुए कहती है, देखो जी, भगवान की दया से काम मिल रहा है, कोई गड़बड़ मत कर देना, वरना तुम्हारी नींद, चैन, सुख सब मैं छीन लूंगी, बता देती हूँ। ठीक है घुमरी, ठीक है, मैं एक गलती दोबारा नहीं करूँगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। वैसे भी मालिक ने साफ कहा है कि अगर कपड़े फट गए या गायब हुए तो वो पैसे नहीं देंगे। हाँ तो बस ध्यान से कपड़े धोना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन ललन गधे के साथ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगता है, जिसमें उसका गधा भी उसकी मदद करता है। वो दोनों पैर उठाकर कपड़ों को पीटता ताकि कपड़ों से मैल निकल सके और कपड़े निचोड़ने में ललन की मदद करता। 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दोनों मिलकर कपड़े धोकर सुखाने के लिए टांग देते हैं और इतना काम करने के बाद आदत से मजबूर ललन फिर से सो जाता है। और उसी शाम कपड़ा चोर आदमी घाट पर आता है और कपड़े चुराने के लिए देखने लगता है। पहले तो गबरू गधा अपने दोनों पैर उठाकर उसकी पीठ पर मारता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद गबरू उसे ऐसे मारता है कि उसकी चीख की आवाज से ललन जाग जाता है। हे भगवान, कहीं फिर से कुछ अनर्थ ना हो गया हो। इसकी ये हालत तूने की है गबरू? 1 मिनट, कहीं यही तो वो कपड़ा चोर नहीं? शाबाश गबरू, तूने उसे सही सबक सिखाया। ललन अपने गधे के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और फिर कपड़े उठाकर दोनों घर की ओर चल देते हैं। फिर झुमरी सारे कपड़ों को इस्त्री करके गबरू की पीठ पर लाद कर जमींदार के घर भिजवा देती है। कुछ समय बाद ललन को अपने काम के पैसे भी मिल जाते हैं। इस तरह से अपने गधे गबरू की चतुराई से आलसी धोबी ललन का काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है और वो भी आलस करना धीरे धीरे खत्म कर ही देता है। दोपहर के समय पर विमला अपने घर से जल्दी जल्दी चलते हुए करम की बिरयानी की दुकान पर पहुंचती है। अरे विमला बहन, क्या हुआ, ऐसे हाथ क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं भाई, अचानक ही घर पर मेहमान आ गए हैं, इसलिए उनके लिए भी बिरयानी लेने आई हूँ। भैया 5 किलो बिरयानी पैक कर दो। हाँ अभी कर देता हूँ, कुछ देर पहले ही बनाई है, इसलिए बिल्कुल गर्म है। आशा करता हूँ तुम्हारे मेहमानों को पसंद आएगी। अरे वो तो आनी ही है करम भाई, आपकी बनाई स्वादिष्ट बिरयानी भला किसको पसंद नहीं आएगी। करम जल्दी से बिरयानी पैक करके विमला को दे देता है और विमला बिरयानी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। बेलापुर गांव का रहने वाला करम अपनी चिकन बिरयानी की दुकान चलाया करता था। उसकी बनाई बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती थी। रोज उसकी दुकान पर सुबह शाम बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी रहा करती और तो और त्योहार के समय उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। लेकिन करम थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। एक शाम करम बिरयानी की दुकान से घर पहुंचता है और पैसे का हिसाब कर रहा होता है। ये क्या? अरे इससे ज्यादा तो हफ्ते की बिरयानी बनाने की लागत लग जाती है। ओहो, आप फिर हिसाब किताब करने बैठ गए? पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। रेवती, ऐसे ही चंद पैसे आते रहे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बिरयानी की दुकान के लिए जो कर्ज लिया था वो भी चुकाना है। अजी धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी दुकान पर ठीक ठाक ग्राहक आ जाते हैं, हम थोड़ा बचत करके चलेंगे तो सब ठीक होगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता,
मुझे ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। करम सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी बिरयानी बनाने की लागत को कम करे ताकि उसकी लागत कम हो और उसे मुनाफा ज्यादा हो। इसीलिए वो अपनी बिरयानी में बासमती चावल की जगह राशन वाले चावलों का इस्तेमाल करने लगता है। अरे भाई, ये बिरयानी के चावल तो बहुत छोटे हैं और स्वाद में भी पहले जैसे नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भाई, बिरयानी का स्वाद तो पहले जैसा ही है। और वैसे भी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तुम्हें कहीं भी इतनी सस्ते दाम में नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है करम भाई, वैसे तो बिरयानी के गांव में और भी दुकानें हैं, लेकिन हमें तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने की आदत है, इसलिए कहीं और न जाकर यहीं चले आते हैं। तभी कुछ और ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं तो करम उन्हें देखने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक दिन की कमाई 2-2.5 हजार से ऊपर नहीं बढ़ती, जिससे करम और परेशान हो जाता है। हद हो गई है, बिरयानी बेचने में तो फायदा नजर ही नहीं आ रहा है। कल से बिरयानी के साथ चटनी और सलाद देना भी बंद कर दूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ग्राहक हमारी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए आना ही छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रेवती, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, तभी कुछ फायदा हो पाएगा। करम रेवती की एक बात नहीं सुनता और वो अब से बिना सलाद और चटनी के लोगों को बिरयानी खिलाया करता। एक शाम वो गांव के खाली इलाके वाले रास्ते से घर लौट रहा था, तभी उसे कुछ बंजारे कौवे को पकड़कर उसे आग में पकाते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये कौन लोग हैं जो कौवे को मारकर खा रहे हैं? करम उन लोगों के पास जाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इस कौवे को तुम लोग खाने वाले हो क्या? भाई साहब, अब दिखावे के लिए तो इसे आग में तलेंगे नहीं ना। हम बंजारे हैं और आज हमारे पास खाने को अनाज कम था, इसलिए हमने कुछ कौवे ही पकड़ लिए। अब इनको मजे से खाएंगे। कौवे का मांस खाओगे? बिल्कुल, अरे बहुत स्वादिष्ट लगता है हमें तो। आप खाओगे क्या? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे ही चिकन बहुत महंगा मिलता है, अगर चिकन की जगह ये कौवे का मांस बिरयानी में डालूंगा तो भला किसी को क्या पता चलेगा। उन बंजारों को कौवा खाते देखकर करम को कौवा बिरयानी बनाने का ख्याल आता है और अगले दिन वो अपने घर के बाहर कुछ बची हुई बिरयानी बिखेर देता है, जिसे खाने के लिए बहुत से कौवे आ जाते हैं, जिन पर जाल फेंककर करम उन्हें पकड़ लेता है और उनका मांस निकालकर बिरयानी बनाकर दुकान पर ले जाता है। लोग आने शुरू होते हैं और बिरयानी खाने लगते हैं। चिकन की जगह कौवे का मांस खाकर एक ग्राहक कहता है, अरे करम भाई, ये बिरयानी में एक भी लेग पीस नहीं है और स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। ओहो, हमेशा तुम्हारी थाली में लेग पीस आए ये तो जरूरी नहीं ना। जो परोसा है खा लो, कितना बोलते हो। उसी समय विमला भी बिरयानी लेने के लिए दुकान पर आती है। आओ आओ विमला बहन, बहुत दिनों बाद आई हो दुकान पर। हाँ करम भाई, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में रोज रोज बिरयानी तो खा नहीं सकते ना। आज घर वालों का मन किया तो चली आई हूँ बिरयानी लेने। अच्छा ऐसा करो, 3 किलो बिरयानी पैक कर दो जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। उस दिन तो रोज की तरह करम की बनाई सारी कौवा बिरयानी बिक जाती है। उधर विमला घर पर सभी को चिकन बिरयानी परोस कर देती है, तो उसके घर वाले बिरयानी में से आ रही बदबू के चलते बिरयानी खाने से मना कर देते हैं। तो विमला उस बिरयानी को फेंकने के लिए बाहर निकलती है। हाय हाय, न जाने कैसी बिरयानी बना कर दी है करम भाई ने, जो आज किसी ने चखी भी नहीं। अब सारी बिरयानी फेंकनी पड़ेगी। तभी बंजारों की टोली का वो आदमी गलियों में भटक रहा था, जो विमला से टकरा जाता है। अरे नजरों में कोई खराबी है क्या? देख कर नहीं चला जाता तुमसे? माफ करना बहन, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो कमजोरी के कारण चला नहीं जा रहा है। आपके पास कुछ खाने का हो तो खिला दीजिए। ओहो, ये खराब बिरयानी से दे दूं क्या? दे ही देती हूँ। वैसे भी पैसे तो लगाए ही हैं मैंने इसमें, और फेंकने जाऊंगी तो वैसे ही बर्बाद होगी। इससे अच्छा ये भूखा खा लेगा। बहन जी, आप सुन तो रही है ना? हाँ हाँ, मैं बहरी नहीं हूँ, सुन लिया। ये लो चिकन बिरयानी खा लो।
चिकन बिरयानी? आप इस भूखे को बिरयानी खिलाएंगी? आपका दिल तो बहुत बड़ा है। विमला उस आदमी को वो बिरयानी दे देती है, जिसे चखते ही वो विमला की तरफ घूर कर देखता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? कुछ नहीं बहन जी, ये चिकन बिरयानी नहीं बल्कि कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अरे ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये चिकन के नहीं हैं बल्कि कौवे का मांस है। मैंने बहुत खाया है कौवे का मांस, तो मुझे पता है। चिकन बिरयानी जितना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मुझे भूखे के लिए ये कौवा बिरयानी भी चिकन बिरयानी से कम नहीं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे घर में किसी ने भी बिरयानी को खाना तो दूर सूंघा भी क्यों नहीं। अच्छा सुनो, तुम कल भी यहाँ आना। मैं तुम्हें कल कौवा बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी खिलाऊंगी। ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। अब अगले दिन भी करम पकड़े हुए कौवों का मांस निकाल रहा था। तभी वहाँ पर रेवती आ जाती है और उसे ऐसा करते देखकर हैरान रह जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? कौवे का मांस, इसका आप क्या करेंगे भला? अरे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं चिकन की जगह इसमें कौवे का मांस डालकर बिरयानी बनाने वाला हूँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं जी? लोगों को पता चला कि आप ये सब करके बिरयानी बेच रहे हैं तो हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे कुछ नहीं होगा। कल भी मैंने कौवा बिरयानी बनाकर बेची है और सभी ने वैसे ही मजे से खाई है जैसे वो हमेशा खाते हैं, और इसमें हमारा ही फायदा है। हे भगवान, अपने लालच के चक्कर में आप ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं है ये। कितना बोलती हो रेवती, चुप हो जाओ तुम और मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी दुकान खोलने में देर हो रही है, हटो यहाँ से। इतना बोलकर करम वहाँ से चला जाता है। वो दुकान पर जाता है तो देखता है कि लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। लगता है मेरी कौवा बिरयानी सबको कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी है, तभी लोग दुकान खुलने से पहले ही भीड़ लगाकर खड़े हैं। सही है, आज तो जमकर कमाई होगी मेरी। करम खुशी खुशी दुकान में जाता है तो सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाइए, अभी सभी को गर्मा गर्म चिकन बिरयानी परोसता हूँ। चिकन बिरयानी या कौवा बिरयानी? हाँ, कौवा बिरयानी? अरे विमला बहन, सुबह सुबह क्या भांग खाकर आई हो? ये क्या बात कर रही हो? सही कह रही है विमला बहन। अरे तुम्हारी कल की कौवा बिरयानी खाकर मेरे घर वालों को उल्टियाँ, दस्त लग गए। और मेरे घर वालों ने खाना तो दूर, उस बिरयानी को सूंघा तक नहीं। वो भला हो इस आदमी का जिसने उस बिरयानी को खाकर बताया कि वो चिकन नहीं कौवा बिरयानी है, कौवा बिरयानी। मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे भाई, मैंने तुझे ये क्या बताया कि मैं कौवा पकड़ कर खाता हूँ? तुमने तो कौवा बिरयानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो और लोगों को चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिलाकर ठगने भी लगे। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। खाने में इतनी बड़ी मिलावट कर रहा है ये। सभी लोग करम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ भागती हुई रेवती आती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देखिए, इन्हें पुलिस के पास मत ले जाइए। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं भी आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अपने लालच में मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों को माफी मांगते देखकर और उन्हें अपने गांव का समझकर गांव वालों को उन पर दया आती है और वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन करम अपने लालच के चक्कर में अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक उसके यहाँ आना पसंद नहीं करता था। मोरल: लालच बुरी बला है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अक्सर लालच में अंधे होकर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि करम ने इस कहानी में किया। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।